और न सिर्फ इतिहास की नज़र से बल्कि और भी कई अलग अलग मायनों से दिन खास है और इसे और भी आप खास बना सकते हैं। और इतिहास पर नज़र डालें तो जब भारतीय सेना के महान ऑफिसर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था, 15 जुलाई 1912 को उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। जिन्ना और लियाकत खान के बंटवारे के समय मुसलमान होने का वास्ता देकर उनको पाकिस्तान आने का आग्रह किया गया और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध में, जो कि 47 से 48 में हुआ, वो शहीद हो गए। उनकी निर्भीक और बहादुराना नेतृत्व क्षमता के लिए उनको नौशेरा का शेर कहा जाता है। उधर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 15 जुलाई को ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी। साल 1954 में स्थापित यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी शख्सियत रहीं जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2006 में आज ही के दिन ट्विटर को लॉन्च किया गया था। जैक डॉस ने इवान विलियम्स, बिजस्टॉन और नोआ ग्लास के साथ मिलकर ट्विटर वेबसाइट शुरू की। शुरुआत में उन्होंने परिचितों के साथ एक दूसरे को ट्वीट किए थे। बाद में जुलाई 2006 में इसे लॉन्च कर दिया गया। हालांकि उन्होंने मार्च 2006 में ही इस पर काम शुरू कर दिया था। पहले इसकी सैंपलिंग ट्विटर थी और 6 महीने की मशक्कत के बाद ट्विटर नाम सामने आया, इसीलिए क्योंकि जैक चहचहाट को ट्विटर से अलग नहीं करना चाहते थे। उधर आज ही के दिन साल 1916 में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना हुई थी। उस समय इस कंपनी का नाम पैसिफिक एयर प्रोडक्ट था। इसे अप्रैल 1917 में बोइंग का नाम दिया गया था। इसके साथ ही 1954 में आज के दिन ही पहली बार बोइंग 707 विमान की टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद इसका कमर्शियल फ्लाइट के लिए बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया गया। और आज ही के दिन 1926 में मुंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। यह बस मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहली बस सेवा थी। इसे ब्रिन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट ने शुरू किया था। इसे पहली बार अफगान चर्च से क्रॉफोर्ड मार्केट तक चलाया गया था। सरकार और बीएमसी की अपील पर कंपनी ने 1934 को उत्तरी हिस्से में अपनी सेवा का विस्तार किया। डबल डेकर को 1937 में इस्तेमाल में लाया गया, लेकिन मुंबई और देश की पहली लिमिटेड बस सेवा 1940 में कोलाबा और माहिम के बीच चली थी। जब बेस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी तब मुंबई के लोगों ने बहुत गर्मजोशी से इसका स्वागत किया था, लेकिन इसे परिवहन का पूरा साधन बनने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। तो आज का ये दिन, 15 जुलाई का ये दिन आपके जीवन में और ज्यादा बेहतर इतिहास लिख सके, या आपके जीवन में जो आज का इतिहास लिखा जाए वो बहुत खूबसूरत और बहुत खुशनुमा लिखा जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जिनका असर आज आपके जीवन पर होने वाला है और आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो खबरें मायने रखती हैं। तो पहली खबर कोरोना को लेकर। जी हां, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से 18 साल की आयु से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज निःशुल्क लगाने के लिए आज से अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 75 दिनों तक जारी रहेगा। अभी तक निःशुल्क बूस्टर डोज का लाभ सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दिया जा रहा था। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज का लाभ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मुफ्त में बूस्टर डोज दी जा रही थी, जबकि 60 वर्ष से कम और 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को 385 रुपए खर्च कर निजी नर्सिंग होम से बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आर्थिक नुकसान के डर से निजी नर्सिंग होम आगे नहीं आए थे, जिससे जनपद के युवाओं को बूस्टर डोज का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और अब जो है सरकार बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने जा रही है। तो आप भी अगर बूस्टर डोज के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप बूस्टर डोज जरूर लें। कोरोना एक बार फिर से अपना सर उठा रहा है। आगे बढ़ेंगे। समुद्र की लहरों से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक उदाहरण ओमान के एक बीच पर देखने को मिला। पानी में मस्ती कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को समुद्र की तेज लहरें अपने साथ बहा ले गईं।
हादसे का एक दिल दहला देने वाला ये वीडियो भी सामने आया। इस हादसे में महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले शशिकांत मेमाने और उनकी 9 साल की बेटी श्रुति और 6 साल का बेटा श्रेयस समुद्र में डूब गए। दोनों बच्चे पानी में खेल रहे थे, तभी आई तेज लहर उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई। दोनों बच्चों को बचाने की शशिकांत उनको बचाने के लिए उनके पिता पानी में कूद गए। ओमान सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस अथॉरिटी ने बताया कि मुगसेल बीच पर मौजूद घेरे को लोगों ने पार कर दिया था। लहर आने के बाद 8 लोग गिर गए थे और हादसे के बाद 3 लोगों को कुछ देर के बाद बचा लिया गया था। तो ये लहरें किस तरीके से समुद्र में ये आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकती हैं, ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। तो समुद्र किनारे भी जब भी आप कभी जाएं और घूमने फिरने जाएं तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट लगाना। जी हाँ, अगर आप भी हेलमेट नहीं पहनते तो अब सावधान हो जाएं, होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अब चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हो गया है और शहर में बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने वाली महिलाओं को उनके घर चालान का नोटिस पहुंच रहा है। पिछले कुछ समय में सड़कों पर लगे स्मार्ट कैमरों ने करीब 8000 ऐसी महिलाओं की तस्वीरें खींची हैं जो बिना हेलमेट वाहन दौड़ा रही थीं। इनमें पीछे बैठने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। शहर में 2 तरह से बिना हेलमेट चल रही महिलाओं का चालान किया जा रहा है। इसमें एक तो कैमरे खुद बिना हेलमेट पहने वाहन चला रही महिलाओं की पहचान कर रहे हैं, दूसरा पुलिस की कई टीमें जो शहर के कई इलाकों में खड़ी रहती हैं उनकी तरफ से भी बिना हेलमेट के जा रही महिलाओं की तस्वीरें खींची जा रही हैं और चालान घर पहुंच रहा है। तो चंडीगढ़ में हमने देखा है कि महिलाएं अक्सर हेलमेट का प्रयोग नहीं करती हैं। ये करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अभी तक तो आप देख लेते थे कि आगे पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस है, तो आप अपना रास्ता जो है बदल लेते थे या कोई और तरकीब खोज लेते थे। लेकिन अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब कैमरे ने आपकी तस्वीर खींच ली या कब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने आपकी तस्वीर खींच ली है और आपके घर जो है वो चालान आ जाएगा, चालान भरना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 500-700 रुपए का एक अच्छा सा हेलमेट लें और लगाएं और फिर अपने काम के लिए घर से बाहर निकले। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस समय कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। हाल ही में उनका लोगों को पानीपुरी खिलाते हुए एक वीडियो सामने आया था। वहीं अब एक बार फिर मोमोज बनाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वो लोगों से जुड़ने के लिए हमेशा नए नए तरीके खोजती रहती हैं, अपनाती रहती हैं, जिससे लोग उनमें अपना विश्वास जता सकें। इसी महीने 12 जुलाई को वो दार्जिलिंग के दौरे पर गई थी। पैदल ही निरीक्षण कर रही थी, तभी सड़क किनारे लगे स्टॉल पर उन्होंने पानीपुरी बनाई और इस दौरान वहां मौजूद बच्चों, पर्यटकों को अपने हाथों से पानीपुरी खिलाकर वो खिलाती हुई देखी गई। ममता बनर्जी का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और अब जो वीडियो सामने आया उसमें वो बैठ करके मोमोज बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों से जुड़ने का ये प्रयास ममता बनर्जी का हमेशा रहता है और इस तरीके के प्रयासों से लोगों के बीच वो अक्सर देखी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात एक ऐसी खबर की जो कहीं ना कहीं आपके बोलने और आपके जो शब्द प्रयोग में आप लाते हैं उनको लेकर आपको अब सचेत करने वाली है। खास तौर पर आपके माननीयों को, आपके सांसदों को जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अब कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय होगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से एक लिस्ट तैयार की है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी बुकलेट के अनुसार गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, शकुनी, जुमलाजीवी, शर्मिंदा, धोखा, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, अक्षम, गुल खिलाए और पिट्ठू, ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अब लोकसभा, राज्यसभा में असंसदीय माना जाएगा। अगर किसी ने इनका प्रयोग किया तो इन्हें कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। इन चुनिंदा शब्दों को कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। 18 जुलाई से मानसून का संसद का सत्र जो है वो मानसून सेशन शुरू हो रहा है और इस संकलन में ऐसे शब्दों या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों में साल 2021 में
असंसदीय घोषित किया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में बोले गए हैं और अलग अलग जगहों पर जो बोले गए शब्द हैं जिन्हें असंसदीय कहा गया, उनको अब इस सूची में डाल दिया गया है। और बहुत सारे शब्द जो हैं ऐसे हैं जो लगातार बोले गए हैं और अब जो है उन शब्दों को यहां असंसदीय करार दे दिया, उनको कार्रवाई में कहीं रखा नहीं जाएगा। यानी कि जो भी सांसद कार्रवाई के दौरान अपनी बात रखते हैं, वो कोई अपना जवाब देते हैं या अपना भाषण देते हैं, तो उसमें जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को बाकायदा वर्ड टू वर्ड जो है लिखित में, रिटन में, कार्रवाई में शामिल किया जाता है। लेकिन उनमें से अब ये शब्द अगर कोई सांसद प्रयोग करता है तो वो शब्दों को उस कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष विरोध भी कर रहा है और विपक्ष तो कह रहा है कि फिर कुछ बोलने ही मत दीजिए हमें, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। हालांकि देखना होगा 18 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है, किस तरीके से यहां बात होती है। आगे बढ़ेंगे, एक और शब्द जो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पापा। लेकिन इसको लेकर लोग किस किस तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल वाहन की नंबर प्लेट सीधी और सरल होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग रौब झाड़ने और सबसे अलग दिखने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से कतराते नहीं। हाल ही में सोशल मीडिया पर पापा नंबर प्लेट वाली कार की चर्चा है। दरअसल एक शख्स ने इस अंदाज में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाया था कि उत्तराखंड पुलिस ने ट्विटर पर उसकी गाड़ी की तस्वीर साझा कर दी और लिखा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जनाब ने 4141 नंबर को पापा लिखवा रखा था। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने कार मालिक को थाने बुलाकर फटकार लगाई, चालान काटा और तुरंत बाद शख्स ने तुरंत गलती को सुधारकर पापा को मिटाकर 4141 लिखवाया। हालांकि ये नंबर 4141 वो इस तरीके से लिखा कि वो लगता है कि पापा लिखा हुआ है। और ये आप देखेंगे अलग अलग लोग हैं इस दुनिया में और किस तरीके से चीज़ों को करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, मॉड्यूल कर लेते हैं अपने अनुसार। ये आप इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने ट्विटर पर ये फोटो शेयर करते हुए लिखा था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन जनाब को नहीं पता ऐसा करने से चालान भी हो जाता है। फिर वो चालान किया, घर बुला करके चालान किया है। तो ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा आप बचें। अलग करने की कोशिश है तो कुछ अलग, कुछ हटकर करें, समाज को कुछ अच्छा दे करके जाएं। उधर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए जो कल मैच खेला गया था, दूसरा वनडे मैच था, टीम इंडिया की करारी हार इसमें हुई है। लॉर्ड्स में ये मैच हुआ। टीम इंडिया ने जीत के लिए 247 रन का टारगेट टीम इंडिया को मिला था, लेकिन भारतीय टीम इसे पाने में फेल साबित हुई। भारतीय टीम यहां सिर्फ 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मैच में 100 रन से करारी हार मिली। इसी के साथ ही अब 3 मैच की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। 17 जुलाई को होने वाले मैच से सीरीज का नतीजा निकलेगा। इंग्लैंड की ओर से इस मैच के हीरो रीस टॉपली रहे, जिन्होंने 9.5 ओवर में 24 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। टॉपली रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके थे, जबकि अंत में मोहम्मद शमी, यजुवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा को भी आउट किया। तो इस तरीके से इंडियन टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो लड़खड़ा गया और पहला वनडे मैच रिकॉर्ड से जीतने के बाद ये दूसरा वनडे मैच जो है वो बुरी तरह से टीम इंडिया ने हारा है। बल्लेबाजी का जो क्रम है वो एकदम लड़खड़ा गया। बॉलर्स भी बहुत कुछ खास यहाँ पर काम दिखा नहीं पाए, कोई अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं पाए। तो ये एक थोड़ी सी समस्या की बात इंडियन क्रिकेट टीम के लिए देखी गई दूसरे मैच में। हालांकि क्रिकेट है, गेम है, खेल है, होता है, हार जीत होती रहती है। अगले मैच में बहुत बढ़िया और खेल लेंगे, कोई बात नहीं। उधर हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना गया है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में गंगा स्नान, भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस महीने में सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्र अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। पावन सावन का महीना शुरू हो गया है और दूसरा दिन आज है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं और सोमवार के दिन विधिवत शिव पूजन बहुत फलदायक माना गया है विधि विधान के अनुसार। और इस साल सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है। सावन महीना 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। और महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके अपने अपने क्षेत्र में जाकर शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। ये परंपरा
सदियों से चली आ रही है और उसी का निर्वहन एक बार फिर से शिव के जो भक्त हैं वो कर रहे हैं, भोले के भक्त हैं वो कर रहे हैं। तो हरिद्वार ने पूरी तैयारी करी है इस बार भोले के भक्तों के आगमन के लिए और भोले के भक्त भी अब निकल पड़े हैं, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई किसी तरीके से, कोई अपने वाहन से वो निकल रहे हैं हरिद्वार की तरफ और वहां जाएंगे, कुछ दिन वहां रुकेंगे, भोले के दर्शन करेंगे, गंगा से जल लेंगे और फिर वहां से निकल पड़ेंगे अपने अपने घरों की तरफ और अपने अपने क्षेत्र की तरफ। तो लंबी ये यात्रा चलेगी और इसको लेकर हरिद्वार कितना तैयार है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इंतजार रजा हमारे संवाददाता हरिद्वार में मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। इंतजार, बताएं हरिद्वार में अब किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और कितना तैयार है हरिद्वार अपने 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अरुण, मैं आपको बता दूं, कल से कांवड़ यात्रा हरिद्वार में शुरू हो गई है और पूरे देश के कोने कोने से कांवड़ यात्री श्रद्धालु की भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और कल का जो आंकड़ा है, पहले दिन का जो आंकड़ा है, 4 लाख से ज्यादा कांवड़िये यहाँ पर पहुंचे हैं और चिंतने कोई प्रार्थना नहीं है और सब लोग जल लेकर यहाँ से निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा जो भी तमाम तैयारियां है, चाहे वो कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ पटरी, रोड सड़क की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों पर लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, अन्य जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो उसकी व्यवस्था है, सभी को दुरुस्त किया गया है। जी बिल्कुल, इंतजार हम चाहते हैं कि आप थोड़ा दिखा सकें कि पीछे किस तरीके से माहौल जो है वो हरिद्वार में बना हुआ है और हर की पौड़ी पर क्योंकि आप मौजूद हैं तो कैसा नजारा बना है यहाँ पर। जी अरुण, देखिए मैं फिलहाल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के बिल्कुल सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर की पौड़ी क्षेत्र में लोग ब्रह्मकुंड में स्नान यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और गंगा जल यहाँ से ले रहे हैं और निकल रहे हैं अपने घरों की ओर। ये सामने जो आपको मंदिर हम दिखा रहे हैं, ये ब्रह्मकुंड का मंदिर है, जहाँ से हर की पौड़ी पर मेन जो ब्रह्मकुंड है, जहाँ गंगा जल लोग यहाँ से उठाते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ ब्रह्मकुंड बोला जाता है और यहीं से लोग जल भरकर निकलते हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। जी 2 साल के बाद अब कांवड़ यात्रा हो रही है, इंतजार, प्रशासन कितना मुस्तैद है और इस बार ये माना जा रहा है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु आने वाले हैं हरिद्वार में, तो कितनी मुस्तैदी से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी आवश्यकता सबसे पहले रहती है, तो किस तरीके से पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं और कांवड़ यात्रियों के लिए और दूसरे तीर्थयात्रियों के लिए आने की क्या व्यवस्थाएं हैं हरिद्वार और या हर की पौड़ी तक आने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जो कांवड़ मेला क्षेत्र है, कांवड़ मेला क्षेत्र में वैसे पूरी 4 सुरक्षा की गई है, लेकिन आने वाले जो श्रद्धालु है, कांवड़ यात्री है, लगभग 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और जगह जगह विश्राम स्थल कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जो भी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है यहाँ पर। एक चीज राहुल मैं आपको बता दूं, इस बार जो पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया, जो भी कांवड़ यात्री यहाँ से गंगा जल लेकर निकलते हैं और रास्ते में पहुंचने पर यदि कोई त्रासदी हो जाती है और गंगा जल किसी कारणवश उनका गिर जाता है तो उनको वापस यहाँ दोबारा गंगा घाट नहीं आना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से वहीं उनके लिए एक नई कांवड़ और शुद्ध गंगा जल की व्यवस्था वहीं उसी स्पॉट पर कर दी जाएगी। जी चलिए, इंतजार, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे हरिद्वार हर की पौड़ी से, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इंतजार ने बताया कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और हर तरीके की सुविधा और व्यवस्था जो है वहां पर दी गई है। तो श्रावण मास बेहद महत्वपूर्ण शिव के भक्तों के लिए तो है ही, बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक आस्थाओं के अलावा हमारे शरीर और मन के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ महंत विष्णुदास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। महंत जी, एक बात आप हमें बताएं, श्रावण मास क्योंकि भोले के लिए तो बहुत खास ही है ही, भोले भक्तों के लिए बहुत खास है, लेकिन अगर हम अपने जीवन से, अपने शरीर और अपने मन से जोड़ करके देखें तो ये महीना और ये जो समय है, ये किस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? कांवड़ यात्रा जो सावन में आता है, ये श्रद्धालुओं का एक विषय बना हुआ है और संस्कृति सनातन धर्म में जो ये त्योहार है, इसका बहुत ही महत्व है और भगवान श्री भोलेनाथ जी का ये
कांवड़ यात्रा है जो देश विदेश से और हजारों लोग आते हैं और इस त्योहार में शामिल होते हैं और हरिद्वार से जल उठाते हैं। यही एक इसका महत्व है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्स्वरूप भगवान भोलेनाथ जी हैं ही। और जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम में लोग जा करके जल चढ़ाते हैं। हमारे श्री अयोध्या धाम में श्री नागेश्वर नाथ है, वहां पे भी बहुत अधिक भीड़ होती है जो देखने को मिलती है। श्रद्धालु अपने भाव में ही इस कांवड़ यात्रा में विभोर हो जाते हैं, जो एक दर्शनीय देखने को मिलता है। महंत जी देखिए, ये जो समय है और कांवड़िए जो कांवड़ लेकर के आते हैं और मीलों पैदल चल करके जाते हैं, कई कई दिन तक पैदल चल करके जाते हैं। एक तो हम सीधे तौर पर, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं और हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, हम देखते हैं कि वो हर परंपरा या हर मान्यता कोई ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण और या हमारे शरीर से जुड़ी हुई कोई ना कोई वजह होती है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ये कांवड़ यात्रा है, इसमें जब कांवड़िए हैं जो भोले के भक्त हैं वो पैदल वहां से कांवड़ लेकर के आते हैं, तो शरीर में और मन में एक उत्साह होता है, एक स्फूर्ति होती है। उसी के साथ ही वो कई कई दिन तक पैदल चलते हैं, तो उससे शरीर में भी काफी बदलाव आते हैं, एक सात्विकता आती है, एक सत्व का जो सत्व है हमारे अंदर वो उत्पन्न होता है या बढ़ता है। तो वो किस रूप में हमारे जीवन को और उच्च स्तर पर लेकर के जाता है, इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, सत्यम शिवम सत्यम सुंदरम, जो सत्य स्वरूप ये जो मन है, ये मन एक किसी भी संस्कृति और सनातन धर्म का जितने भी त्योहार हैं उससे हमारे हिंदू भाई जुड़े रहते हैं, जिससे हमारे अलग बदलाव होता है, जीवन में अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये कांवड़ यात्रा जो है, इसका एक इतना विशेषता है कि जैसे भगवान श्री भोलेनाथ जी का हमारे श्री रुद्री में हुआ और वेदों में हुआ, जो शिव का रूप ही एक माना जाता है, ब्रह्म स्वरूप, ऐसा इस त्योहार में आता है। और इस त्योहार में श्रद्धालु आते हैं, अपना दर्शन करते हैं और अपने शंकर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और चरणों में कुछ धारण नहीं करते। और बहुत मतलब ये संस्कृति सनातन धर्म में एक अलग ही देखने को मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए 2 साल में आता है। ये बहुत दर्शनीय है और हिंदू समाज के लिए है। दूसरी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रकार आदेश दिए कि कोई भी अपना जो भी त्योहार है उसको शांतिपूर्व, हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सब में एकता बना करके अपना अलग अलग त्योहार मनाएं, जिससे हमारे माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के सत्ता में इस प्रकार कांवड़ यात्रा को देखने को मिला है। हमारे अखिलेश यादव जी थे, उस समय भी थोड़ा देखने को मिला था जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े महंत जी और हमारे साथ आपने बात करी इस बेहद धार्मिक विषय पर, बहुत शुक्रिया। तो जो शिव भक्त हैं उनके लिए श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है, वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस तरीके से कांवड़ मेले में नहीं जा पाते हैं, कांवड़ यात्रा नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि आपका मन करता है कि आपको भी करनी चाहिए भोले की भक्ति के लिए, तो आप इसे शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर सोचते हैं कि हम शिव को प्रसन्न करेंगे तो उसके लिए न जाएं। इसको अगर आप दूसरे मायने में समझें तो हर किसी के अंदर शिव है और हर किसी के अंदर उस शिव को जगाने का प्रयास अगर आप करें, अपने अंदर के शिव को जगाने का प्रयास अगर आप करें, उसे आप बड़ा करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप भक्ति में लीन हो जाएंगे उसी वक्त, उसी समय से। तो शिव को और ज्यादा प्रचंड रूप आपने देना है, अपने शिव को और बड़ा करना है और अपने अंदर के शिव को जगाना है या पहचानना है। ये एक प्रक्रिया इस समय के दौरान आप कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में ही है, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, किसी काम से जुड़े हुए हैं, तो आप किसी न किसी रूप में अपने अंदर के शिव को पहचान सकते हैं, उससे आप अपनी पहचान कर सकते हैं। और जब आप वो पहचान कर लेंगे तो आपकी भी कांवड़ यात्रा उसी समय हो जाएगी, उसके लिए आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो हरिद्वार तक जाते हैं और मीलों चलते हैं। उससे एक शिवत्व जो है उनके अंदर वो एक नई पहचान लेता है, वो एक नई ऊर्जा उनके जीवन में भर देता है। तो अपने अंदर के शिव को पहचानने का ये सबसे अच्छा समय है और आज से ही आप सात्विक भोजन की तरफ अगर आप जाएंगे और अपने अंदर के शिव को पहचानेंगे, अपने अंदर के शिव को और मजबूत करेंगे तो ये बहुत आपके लिए कारगर होगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति भर देगा और आपके शरीर को रोगों से भी मुक्त कर देगा। तो ये पूरा श्रावण मास आपके लिए काफी फलदायी हो, यही हम कामना करते हैं। और अब नजर डालते हैं आज की वो 10 बड़ी खबरें जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काफी महत्वपूर्ण रोल आज निभाने वाली हैं। तो सबसे पहले खबर की बात, फरीदाबाद में बीजेपी का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित हो रहा है। शिविर में मिशन 2024 के फतेह करने की रणनीति बनाई जाएगी। शीर्ष नेता पार्टी में निचले स्तर पर जहां केंद्र और राज्य सरकारें हैं वहां की उपलब्धियों की जानकारी देंगे और रोड मैप को समझाया जाएगा। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अब मालदीव के सिंगापुर का रुख कर लिया है। देश में गहराए आर्थिक संकट पर लोगों के प्रदर्शन के बीच राजपक्षे बुधवार को मालदीव चले गए थे। सिंगापुर पहुंचते ही गोटाबाया ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। आज 10 बजे श्रीलंका के नए पीएम का ऐलान हो जाएगा। तीसरी खबर, बलूचिस्तान की निर्वाचित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने नंदगांव, बरसाना मंदिर, गोवर्धन के दर्शन किए। पीएम डॉक्टर नायला कादरी ने मीडिया से बातचीत भी की और पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, साथ ही आतंकवादियों को खत्म करने में मदद भी मांगी। चौथी खबर, कनाडा में मशहूर सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ की थी। इसके अलावा रिपुदमन सिंह मलिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। पांचवी खबर, पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को पंजाब पुलिस ने मानव तस्करी के 18 साल पुराने एक मामले में दलेर मेहंदी को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मेहंदी को कैद की सजा को बरकरार रखा है। दलेर मेहंदी पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का यानी कि कबूतरबाजी करने का आरोप है। छठी खबर, भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं। लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी में वोटिंग में ऋषि सुनक एक बार फिर सबसे ज्यादा वोट लेकर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहे। दूसरे राउंड की इस वोटिंग में ऋषि सुनक को 101 वोट हासिल हुए। सातवीं खबर, भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। मरीज 3 दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात से केरल के कोल्लम पहुंचा था। गुरुवार को केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मरीज में तेज बुखार और शरीर पर छाले जैसे लक्षण देखे गए। आठवीं खबर, केरल देश का पहला ऐसा और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। नौवीं खबर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल आज भारत आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निमंत्रण पर वो दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर हैं। नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी दफ्तर में भी जाएंगे और नड्डा समेत शीर्ष बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 10वीं और आखिरी खबर, इंग्लैंड के खिलाफ कल और खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की करारी हार हुई है। लॉर्ड्स में हुए इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए 247 का टारगेट मिला था, लेकिन भारतीय टीम इसे पाने में फेल साबित हुई। भारतीय टीम यहां सिर्फ 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और मैच में 100 रनों की करारी हार भारतीय टीम को मिली। तो मॉर्निंग कैफे में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। क्या है आपके मोहल्ले और कस्बे का हाल? ग्राउंड जीरो से खबर फास्ट की सीधी पड़ताल। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर खबर फास्ट पर।